टॉपिक है लेजिस्लेटिव रिलेशंस और ये हम लोग का सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है जो कि इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, सेंट्रल स्टेट रिलेशन चैप्टर का, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ठीक है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये आर्टिकल 245 से 255 के बीच में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। फाइन, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। मतलब इसमें हम लोग को देखना है कि सेंटर का कितना पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसका लॉ एप्लीकेबल रहेगा और स्टेट का कितना रहेगा। तो मैं आपको बोल दूं कि जो सेंटर है, मतलब पार्लियामेंट जो सेंटर का लॉ बनाता है, पार्लियामेंट का जो लॉ है वो एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, इंडिया के टेरिटरी के किसी भी पार्ट में वो एप्लीकेबल रहेगा। फाइन, और नेक्स्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है वो सिर्फ हम लोग एक स्टेट के बाउंड्री के अंदर ही सीमित देखने को मिलेगा। मतलब वो स्टेट का जो लॉ है वो बस एक स्टेट के अंदर ही बस वो हम लोग को देखने को मिलेगा, उसका इम्पोजिशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है कि पकड़ लीजिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट किसी और स्टेट में रहता है। फाइन, कोई और स्टेट में है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का अच्छा खासा रिलेशन है अपने पेरेंट स्टेट से, तो स्टेट उस पर भी लॉ बना सकता है और उस ऑब्जेक्ट को उसका लॉ को मानना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत सीखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट को, कि पकड़ लीजिए एक पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है, वो रहता है आसाम में। फाइन, आसाम में रहता खाता, फैमिली उसका सब कुछ, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आसाम का है, लेकिन क्या बात है कि वो वेस्ट बंगाल में जाके अपना दुकान चलाता है। फाइन, वहाँ से चलाता है, वहाँ से रेवेन्यू इनकम वगैरह जो भी है वो सब आसाम लेके आता है। तो उस केस में उस इंसान ए का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा ना आसाम के साथ, भले ही वो वेस्ट बंगाल में अपना दुकान चलाता हो, तो वैसे केस में उस इंसान को स्टेट के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो एक एक्सेप्शन था। फाइन, अब नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉस। मतलब वो लॉस जो मतलब इंडिया के बाउंड्री के बाहर भी वैलिड हो, तो उसको तो बस पार्लियामेंट ही बनाएगा, और वो फॉर सिटीजन भी होता है और फॉर नॉन सिटीजन भी होता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ। पकड़ लीजिए कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, फाइन, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो फॉरेन कंट्री, पकड़ लीजिए यूएसए में जाके कोई क्राइम कमिट करता है, ठीक है, तो वो इंसान अभी भी इंडिया के जो लॉस के लिए वो लायबल रहेगा, बिकॉज वो सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स उसे पनिश किया जाएगा बाय इंडियन लॉस। अब एग्जांपल लेते हैं फॉर नॉन सिटीजन, जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो पकड़ लीजिए कोई एक फॉरेनर है, ठीक है, जो नॉन सिटीजन है, वो इंडिया में मतलब टेररिज्म फैलाना चाहता है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ने स्टिल उसे इंडिया के लॉज जो उस पर इम्पोज किए जाएंगे, ठीक है, टेररिज्म के लॉस जो है से उसे पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में भी हो सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है उस केस में भी हो सकता है। फाइन, तो वो तो सिर्फ पार्लियामेंट ही लगाएगा उस पर लॉ, उसको लेजिस्लेट करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंसेस इन विच लॉस मेड बाय पार्लियामेंट आर नॉट अप्लाइड। मतलब ऐसे ऐसे केसेस, मतलब ऐसे ऐसे वक्त जब पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो तब भी वैलिड नहीं होता, ऐसे भी केसेस है। फॉर एग्जांपल वो पावर कि वो बोल सकता है कि पार्लियामेंट के बने हुए जो लॉज है वो नॉट एप्लीकेबल है, या फिर वो एप्लीकेबल है विथ मॉडिफिकेशन। ये पावर है गवर्नर के पास, और गवर्नर इस पावर को एग्जीक्यूट करेगा 5th शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। 5th शेड्यूल एरियाज जो 10 स्टेट्स है, इन 10 स्टेट के गवर्नर जो है वो इस पावर को मतलब 5th शेड्यूल एरियाज में अप्लाई करने से पहले वो ऐसा कर सकता है। पार्लियामेंट के जो लॉ है उसे वो मॉडिफाई भी कर सकता है, या फिर उसे कह सकता है कि इट विल नॉट बी अप्लाई नहीं होगा। और वो एक बात याद रखिएगा, 6th शेड्यूल एरिया जो है वो असम, उसके लिए भी गवर्नर रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, वो पावर कि वो पार्लियामेंट के लॉज को मॉडिफाई या फिर रिपील कर सकता है फॉर 5th शेड्यूल एरियाज एंड 6th शेड्यूल एरियाज, जहाँ पे असम है उसका पावर है गवर्नर के पास। और नेक्स्ट ये पावर कि 6th शेड्यूल एरियाज, असम को छोड़ के जो भी बाकी 6th शेड्यूल एरियाज है, मतलब स्टेट्स पकड़ लीजिए त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उन स्टेट में सिर्फ प्रेसिडेंट ही ये बोल सकता है कि पार्लियामेंट का लॉ उसमें वैलिड है
या फिर उसे मॉडिफाई करके उसे अप्लाई किया जाएगा इन स्टेट के इन एरियाज़ में, ठीक है, मतलब 6 शेड्यूल एरियाज़ में। नेक्स्ट ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पीस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए और प्रोग्रेस के लिए, फॉर विच यूटीज़, फॉर द यूटीज़ लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव रेगुलेशंस बना सकता है, ठीक है। और जो रेगुलेशंस है उसका इफेक्ट और उसका जो पावर वो सेम टू सेम पार्लियामेंट्री लॉस के बराबर ही है। और फिर नेक्स्ट पावर है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी यूटी के लिए, पकड़ लीजिए किसी भी यूटी के लिए पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना सकता है, मतलब कोई लॉ बनाता है तो उसे रिपील भी कर सकते हैं या फिर उसे अमेंड भी कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई भी करने को बोल सकते हैं। वो पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। फाइन, तो इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में सीख लिया, इसको हमने 3 पार्ट में सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब लॉ बनाने का पावर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिवीज़न, ठीक है। तो लॉ बनाने का जो पावर है हम लोग को कुछ सब्जेक्ट्स में देखना पड़ता है और वो डिवाइडेड है, और उसके डिवीज़न को हम लोग 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, ठीक है। जहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले होता है यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट एक्चुअली मैं आपको बता दूँ उसमें लेजिस्लेट करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट को होता है। और यूनियन लिस्ट में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब वहाँ पे 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अभी वह बढ़ के 100 हो चुके हैं। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करने का पावर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, और स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उसे कमाया गया है, पहले 66 था अभी 61 हो गया है। और नेक्स्ट है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट उसमें लेजिस्लेट, उसमें लॉ बनाने का पावर या फिर लेजिस्लेशन करने का पावर दोनों सेंटर स्टेट दोनों के हाथ में रहता है। लेकिन बात यह है कि इसके भी सब्जेक्ट्स को बढ़ाया गया है। फाइन, इंटरेस्टिंग बात है, इसका भी बढ़ाया गया है, बट स्टेट लिस्ट का कमाया गया है, याद रखिएगा। फॉर यूनियन लिस्ट 97 to 100 अभी 100 है, फॉर स्टेट लिस्ट 66 से कमा के 61, एंड फॉर कॉन्क्यूरेंट लिस्ट 47 से बढ़ा के 52। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो 5 सब्जेक्ट्स के मैंने एक ट्रिक बनाया कि एक बहुत इजी न्यूमोनिक्स है, वो है एजुकेशन फॉलोज अप्रोच। एजुकेशन जो है वो अप्रोच को फॉलो करता है, आप लोग इसकी तरीके से भी सीख सकते हैं। तो इसमें आएगा सबसे पहले एजुकेशन, ठीक है, फॉलोज में से एफ और डब्ल्यू, इसका हम लोग सीख सकते हैं फॉरेस्ट, डब्ल्यू से हम लोग सीख सकते हैं वेट्स एंड मेजर्स, ए से हम लोग सीख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एंड पी से सीख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग ने क्या सीखा, एजुकेशन, ठीक है, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में डाला गया, ठीक है। और नेक्स्ट ये बात है कि कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में तो जैसे हम लोग को पता है कि सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, लेकिन जब इन दोनों के इसमें टसल या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आता है तो उस केस में क्या होता है कि सेंटर का लॉ ही प्रिवेल करेगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, स्टेट का लॉ भी इस जगह में प्रिवेल हो सकता है अगर उस स्टेट के लॉ में प्रेसिडेंट का एसेंट हो। लेकिन बात यह है कि उस लॉ को फिर पार्लियामेंट जो है, यूनियन जो है, उसे फिर भी उसे अमेंड कर सकता है। फाइन, अब नेक्स्ट पॉइंट है रेसिडुअल पावर, ठीक है। रेसिडुअल पावर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो रेसिडुअल सब्जेक्ट भी है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट भी है, ठीक है। मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिडुअरी सब्जेक्ट या फिर रेसिडुअरी पावर कहते हैं, उसे हम लोग पार्लियामेंट को दे देंगे। मतलब इस लिस्ट पे लेजिस्लेट करने का या फिर लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होगा, ठीक है। और एक ऐसी बात भी है कि मतलब पार्लियामेंट रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में भी नहीं है, उन सब्जेक्ट में ऐसे लॉ भी बना सकते हैं जिसके तहत वो लॉ टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, समझे। मतलब पार्लियामेंट जो है रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे ऐसा एक लॉ बना सकते हैं जिससे टैक्स इम्पोज किया सकता है, ठीक है, टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। फाइन, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है सेंटर्स कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट। सेंटर का हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटर जो है वो स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट है
जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एक बिल पास होने के लिए, कोई एक बिल एक्ट होने के लिए, उसमें गवर्नर का एसेंट जरूरी है। और गवर्नर के पास आप लोग को पता है एक ऐसा पावर भी है जिसके तहत वो उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है ऊपर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाएगा उस बिल पे। प्रेसिडेंट चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है जिस अपने एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्या होता है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो अंडर आर्टिकल 360, जबकि वो अब तक लगा नहीं है, अगर वो लगा हो, ठीक है, तो फिर बात ये है कि स्टेट का जो फाइनेंशियल बिल है और जो मनी बिल है, इन दोनों में प्रेसिडेंट का एसेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें भी सेम प्रेसिडेंट का पावर आ जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेट लिस्ट में होते हैं जिनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करने के लिए, पेश करने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, दो स्टेट के बीच में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है ना, उस चीज़ के ऊपर जो लॉ बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। तो उस केस में भी यूनियन जो है, सेंटर का स्टेट के जो लॉ बनाने का पावर है उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। फाइन, तो हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। लेजिस्लेटिव रिलेशन का लास्ट सब हेडिंग है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी लेजिस्लेट या फिर लॉ बना सकता है अंडर फॉलोइंग 5 कंडीशन। नीचे ही दिए गए 5 कंडीशन के तहत पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में भी कोई लॉ बना सकता है, ठीक है। सबसे पहला है कि जब राज्यसभा कोई एक रिजोल्यूशन पास कर दे, और एक बात ऐसी है कि उसमें जो मेजोरिटी होना है ना, वो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना है। मतलब पकड़ लीजिए उस दिन जब ये रिजोल्यूशन का वोटिंग राज्यसभा में हुआ था, उस दिन 67% मेंबर्स जो है प्रेजेंट होने हैं, मतलब 67% मेंबर जो प्रेजेंट है वो उस पर वोट दे रहे हैं, ठीक है, उसके फेवर में, तब ये रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। और ऐसी बात है कि ये जो रिजोल्यूशन पास होने जा रहा है उसका वैलिडिटी बस 1 ईयर होगा, 1 साल, लेकिन उसे अनलिमिटेड टाइम्स, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उसे रिन्यू किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि बस 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है, तो फिर क्या बात है कि उसका मतलब वैलिडिटी एंड होने से पहले, ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर जो उसका रहता है वैलिडिटी, वो वैलिडिटी एंड होने से पहले हमको उसे रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू करके नेक्स्ट ईयर भी उसको अगर फिर से चलाना है तो 1 ईयर ख़त्म होने से पहले उसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा है। और एक्चुअली क्या है कि स्टेट लिस्ट के उन सब्जेक्ट्स में जहाँ पे राज्यसभा अपना रिजोल्यूशन पास करता है, उसमें एक्चुअली स्टेट का ही लॉ फॉलो हो जाता है। लेकिन जब स्टेट और सेंटर के बीच में टसल का सिचुएशन फॉर्म होता है ना, जब टसल का सिचुएशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब क्या होता है कि सेंटर का लॉ ही इसमें इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब हम लोग को पता है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें अंदर नहीं घुसेंगे, वो अलग टॉपिक हो जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के ऊपर अपना लॉ बना सकता है। और क्या बात है कि जब नेशनल इमरजेंसी एंड हो जाता है, एंड होने के 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक जो भी सेंटर ने लॉ बनाया स्टेट लिस्ट के ऊपर, वो तब तक वैलिड रहता है, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, खुद ब खुद। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। अब जब हम लोग जब स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है टू सेंटर, तो क्या है कि अंडर आर्टिकल 356, तो क्या बात है कि जब प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट रूल एक्सपायर हो जाता है या फिर सेंटर जो स्टेट में वो बंद कर देता है, उसके बाद भी सेंटर ने जो भी लॉ बनाया था स्टेट लिस्ट में वो कंटिन्यू होगा, वो चलते रहेगा अनटिल एंड अनलेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें कोई अमेंडमेंट या फिर कोई उसे रिपील ना करते, तब तक वो चलते रहेगा, ठीक है। लास्ट है ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट। पकड़ लीजिए स्टेट ने पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया कि उसके सब्जेक्ट पे प्लीज़ आप लेजिस्लेट कर दीजिए, लॉ बना दीजिए। तो इस वक्त क्या होगा कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है,
और अगर वो रिजोल्यूशन पास हो गया तो स्टेट का जो भी पावर था इन रिगार्ड टू दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को लेके जो भी पावर था वो ख़त्म हो जाएगा, स्टेट कभी भी उस पर लेजिस्लेट नहीं कर सकता। फाइन। और लास्ट है टू इन्फोर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर इंडिया ने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है किसी कंट्री के साथ, कोई बड़ा कोई एग्रीमेंट किया है, कोई भी उसमें हो सकता है, पकड़ लीजिए कोई भी मतलब सब्जेक्ट में हो सकता है स्टेट लिस्ट का, अगर उसने किया है तो उसे इन्फोर्स करने के लिए भी स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है। फाइन। इसके तहत हम लोग का फर्स्ट रिलेशन खत्म हो चुका है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, लेजिस्लेटिव रिलेशन। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।